गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज का टॉपिक है, टुडेज आवर टॉपिक इज बीटा ब्लॉकर एंड कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। द मोस्ट कॉमन एंड मोस्ट frequent question are asked from beta blocker and calcium channel blocker. Both the beta blockers and calcium channel blockers are come in anti-anginal and anti-hypertensive drugs. The question may come right about the beta blocker, calcium channel blocker, or either come on anti-hypertensive या anti-anginal. So we'll start by the beta blockers. Okay, आपको क्वेश्चन एक तो बीटा ब्लॉकर में आएगा, या फिर बोलेंगे एंटी एंजाइनल लिखो, या एंटी हाइपरटेंसिव लिखो, या सीसीएफ के कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर के ड्रग्स लिखो। तो इसमें ये सारे के सारे ड्रग्स आएंगे ही। तो बस आपको हेडिंग चेंज करना है, राइट अबाउट ऑल दीज ड्रग्स। तो हमें सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चीज ये जाननी है कि ये बीटा ब्लॉकर्स जो है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स जो है, वो एक्ट कैसे करते हैं, उसकी कैटेगरीज क्या है, उसके सब टाइप्स क्या है, और उनमें डिफरेंस क्या है। बस इतना अगर आपको पता हो गया तो यू कैन राइट बाय एनी डिसीज। फर्स्ट बीटा ब्लॉकर, बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर। देखो ये बीटा ब्लॉकर हमारा एएनएस में भी आया था, जैसे कि हमने रिसेप्टर्स देखे थे, अल्फा रिसेप्टर्स एंड बीटा रिसेप्टर्स, जो एड्रेनालिन एंड नॉन एड्रेनालिन जहाँ पे काम करते थे। तो दिस इज एएनएस का टॉपिक, और ये टॉपिक हमारा सेम है, इज द बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर। वहां पे हमने बीटा एगोनिस्ट देखा था, है ना, बीटा एगोनिस्ट देखा था। यहाँ पे हम लोग बीटा ब्लॉकर्स देखेंगे। तो बीटा ब्लॉकर्स में जो हार्ट बीटा हमने देखा था, बीटा रिसेप्टर्स आर मोस्टली प्रेजेंट ऑन फर्स्ट हार्ट, सेकेंड ऑन यूर लंग्स। तो हम लोग अभी हार्ट के बारे में पढ़ रहे, तो विल मोस्टली फोकस ऑन in CVS. Beta adrenergic blocker. Beta adrenergic blocker are mild antihypertensive and do not significantly lower BP in normotensive. अगर किसी पेशेंट का बीपी नॉर्मल है तो उसमें उतना फर्क नहीं पड़ेगा। In stage 1 cases of hypertension, patient 30 to 40% beta adrenergic blocker are used alone. Means अगर किसी पेशेंट को एटेनोलॉल दे दिया, प्रोपेनोलॉल दे दिया, तो उनमें सिग्निफिकेंटली एक अगर बीटा ब्लॉकर भी शुरू है तो भी काम करेगा। मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स और जो भी पुराने प्रैक्टिशनर्स है, या फिर जो मोस्ट ओल्डेस्ट ड्रग्स आर बीटा ब्लॉकर एंड कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। अटेन की गोली हमारे पास अभी भी पेशेंट आते हैं कि जो डेपिन, नेफेडेपिन, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर या बीटा अटेन, मोस्टली अटेन का टैबलेट जो यूज करते हैं। ये कैसा काम करता है, हाउ बीटा ब्लॉकर वर्क्स, विल सी। First beta blocker, how beta blockers, what beta blockers do, it slow the heart rate. ये force of contraction को कम करेगा। heart rate, बीटा ब्लॉकर दोनों जगह पे काम करता है, कि हार्ट रेट को भी कम करता है एंड फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को भी कम करता है। स्लो हार्ट रेट एंड लोअर ब्लड प्रेशर। देखो हमें पता है कि जो बीटा रिसेप्टर है, दिस इज द रिसेप्टर, ये जो बीटा रिसेप्टर है इसके ऊपर मोस्टली एड्रेनालिन एंड नॉन एड्रेनालिन आके बैठते हैं। ठीक है, जो हार्ट के ऊपर बीटा रिसेप्टर है उस पर एड्रेनालिन आएगा, क्योंकि ये एड्रेनर्जिक रिसेप्टर है। बीटा रिसेप्टर इज द एड्रेनर्जिक रिसेप्टर, है ना। तो इसमें एड्रेनालिन आके बैठेगा या नॉन एड्रेनालिन बैठेगा। बट हमने बीटा ब्लॉकर दे दिया, बीटा ब्लॉकर मतलब एटेनोलॉल दे दिया, प्रोपेनोलॉल दे दिया, तो इसने ये रिसेप्टर को ब्लॉक कर दिया। तो अभी एड्रेनालिन एंड नॉन एड्रेनालिन यहाँ पे आके नहीं बैठेंगे। दिस इज द कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट। ओके, तो और क्या काम करेगा, इसने रिसेप्टर को ब्लॉक किया, ये डायलेट द आर्टरी। बीटा ब्लॉकर ऑल्सो डायलेट द आर्टरी एंड लोअर द ब्लड प्रेशर। ओके, फिर ये क्या करते हैं, स्लो द एसए नोड विच इनिशिएट द हार्ट बीट। ये एसए नोड के फायरिंग को भी कम करता है। इट विल स्लो द हार्ट रेट, अलाउ लेफ्ट वेंट्रिकल टू फिल कंप्लीटली एंड लोअर द हार्ट वर्कलोड। हार्ट के वर्कलोड को कैसे कम करेगा, मीन्स ये हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन, जैसे कि उसका रेट कम कर दिया। जैसे कि 1 मिनट में 100 बार धड़क रहा है, तो अगर 100 बार अगर हार्ट पंप हो रहा है तो उसे ज्यादा काम करना है, मसल्स को ज्यादा ऑक्सीजन लग रही। इफ द रेट गेट स्लोअर डाउन तो हार्ट को थोड़ा रेस्ट मिलेगा। तो दिस इज द फर्स्ट लाइन ड्रग इन एज एन एंटी एंजाइनल प्रॉपर्टी। एंजाइना में कैल्शियम चैनल ब्लॉकर एंड बीटा ब्लॉकर्स आर द फर्स्ट लाइन थेरेपी ड्रग्स, क्योंकि ये मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड को कम करता है। ओके, सेकेंड देखो, ये बीटा ब्लॉकिंग इफेक्ट्स है। फर्स्ट, इट इज अ निगेटिव क्रोनोट्रॉपिक। क्रोनो मतलब होता है हार्ट रेट। ये हार्ट रेट को कम करेगा बाय एसए नोड को सप्रेस करके, एसए नोड की एक्टिविटी को सप्रेस करेगा, हार्ट रेट को कम करेगा। दिस इज द क्रोनो, निगेटिव क्रोनोट्रॉपिक। ये याद रखना, पूछते हैं एमसीक्यू में, व्हाट इज क्रोनोट्रॉपिक। क्रोनोट्रॉपिक मतलब हार्ट रेट को कम करना। नेगेटिव ड्रोमोट्रॉपिक,
ड्रोमोट्रोपिक मतलब क्या होता है? ड्रोमोट्रोपिक आर द एजेंट इन विच अफेक्ट द कंडक्शन स्पीड। कंडक्शन मतलब एसए नोड टू एवी नोड टू बंडल ऑफिस, यहाँ पे जो कंडक्शन जा रहा है ये उसको भी कम कर रहा है। निगेटिव ड्रोमोट्रोपिक, याद रखना एमसीक्यू में वाइवा में पूछते हैं। एंटी अरिथमेटिक, ये तो हमें पता है, अगर अरिथमिया है अरिथमिया में भी हम लोग बीटा ब्लॉकर यूज कर सकते हैं। निगेटिव आइनोट्रोपिक, आइनोट्रोपिक मतलब फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। देखो क्रोनो और आइनो में हमेशा कंफ्यूजन आएगा। क्रोनो मतलब रेट एंड आइनो मतलब फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। निगेटिव आइनोट्रोपिक मतलब ये फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को कम करेगा। एंड एंटी इस्चेमिक, एंटी इस्चेमिक क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड को कम करता है। ओके, ये हार्ट को जितना ऑक्सीजन चाहिए उसमें कम ऑक्सीजन में हार्ट से अच्छा काम करा लेगा, क्योंकि फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन कम हो रहा है, रेट कम हो रहा है, तो हार्ट की ऑक्सीजन डिमांड कम हो जाएगी एंड इट ब्यूटीफुली वर्क्स एज अ एंटी एंजाइनल ड्रग। देखो हमने क्या देखा था, बीटा वन रिसेप्टर कहाँ पे रहते हैं? बीटा वन रिसेप्टर आर प्रेजेंट ऑन हार्ट एंड रीनल सेल, जेजी सेल, जक्स्ट्राग्लोमेरुलर सेल। तो ये क्या करेंगे, बीटा रिसेप्टर, ये एगोनिस्ट है। बीटा रिसेप्टर हार्ट में बीटा रिसेप्टर को अगर स्टिम्युलेट किया, एड्रेनालिन से स्टिम्युलेट किया, तो क्या करेगा? इंक्रीज क्रोनोट्रॉपी एंड आइनोट्रॉपी ऑफ द हार्ट। ठीक है, इंक्रीज एवी नोड कंडक्शन वेलोसिटी। तो ये सारे एक्शन को ब्लॉक करने के लिए हम लोग बीटा ब्लॉकर्स देंगे। कौन से देना चाहिए? बीटा वन ब्लॉकर। और रेनिन के सिक्रीशन को भी बीटा वन ब्लॉकर कम करते हैं। देखो ये रेनिन सिक्रेशन अगर आपको याद आ रहा होगा ना, तो हमने एस इनहिबिटर जो पढ़ा था, एस इनहिबिटर्स में जो सबसे सबसे फर्स्ट जो था कन्वर्शन जो हो रहा था, ठीक है, उसमें रेनिन का काम आ रहा था। जो एंजियोटेंसिन 1 में जो कन्वर्शन हो रहा था, एंजियोटेंसिनोजन कन्वर्टेड इनटू एंजियोटेंसिन 1 विद द हेल्प ऑफ रेनिन। अगर रेनिन ही कम शुरू हो रहा है तो अल्टीमेटली ये एंजियोटेंसिन 2 भी कम बनेगा। एंजियोटेंसिन 2 भी कम बनेगा तो अल्टीमेटली ये एस इनहिबिटर का भी पोटेंशिएट काम करेगा। ओके, बीटा वन रिसेप्टर फिर से एक बार मैं शॉर्ट में एक्सप्लेन करता हूँ इसको। बीटा वन रिसेप्टर आर प्रेजेंट ऑन हार्ट एंड किडनी। अगर बीटा वन को स्टिम्युलेट किया एड्रेनालिन से तो क्या होगा? हार्ट रेट बढ़ेगा, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा, कंडक्शन बढ़ेगा एंड रेनिन का सिक्रेशन। अगर ये साइकिल को पूरा रोकना है तो क्या देना पड़ेगा? बीटा वन ब्लॉकर। यहाँ पे काम आता है बीटा वन ब्लॉकर। सेकेंड इज बीटा टू ब्लॉकर। बीटा टू रिसेप्टर हमने पढ़ा था एड्रेनल, इसमें एएनएस में। बीटा टू रिसेप्टर्स कहाँ पे होते हैं? लंग्स में, ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स, ब्रोंकस में। तो क्या करते हैं? ब्रोंको डायलिटेशन करते हैं। यूटेरस में क्या करते हैं? यूटेराइन रिलैक्सेशन। अगर सपोज हमारे पास कोई ऐसा ड्रग मॉलिक्यूल है, बीटा ब्लॉकर्स के फिर हम लोग सब टाइप पढ़ने वाले, बीटा वन ब्लॉकर एंड बीटा टू ब्लॉकर्स। तो सपोज प्रोपेनालॉल, प्रोपेनालॉल ये है बीटा वन एंड बीटा टू ब्लॉकर। प्रोपेनालॉल बीटा वन और बीटा टू को ब्लॉक करता है। मतलब प्रोपेनालॉल क्या करेगा? ये ब्रोंकियल स्मूथ मसल को कंस्ट्रिक्ट करके ब्रोंकोस्पाज्म करेगा। मतलब अस्थमेटिक पेशेंट को हम लोग प्रोपेनालॉल या बीटा टू रिसेप्टर में जिसकी एक्टिविटी होगी वो नहीं दे सकते हैं। हियर कम्स द रोल ऑफ द क्लासिफिकेशन। इसीलिए अभी क्लासिफिकेशन हमें पढ़ना इंपॉर्टेंट है। तो आई विल जस्ट शिफ्ट ओवर टू क्लासिफिकेशन। देखो अभी देखो इसमें क्लासिफिकेशन एक सिंपल क्लासिफिकेशन भी है। देखो इस क्लासिफिकेशन में मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। क्लासिफिकेशन ऑफ द बीटा ब्लॉकर, ये नॉन सिलेक्टिव एंड सिलेक्टिव। सिलेक्टिव मतलब मैक्सिमम बीटा वन में काम करने वाले। हमें हार्ट को कंट्रोल करना है तो हमें बीटा वन ही चाहिए। हमें नॉन सिलेक्टिव मतलब बीटा वन और बीटा टू दोनों पे काम करने वाले। अगर बीटा टू रिसेप्टर पे काम किया तो क्या होगा? ब्रोंकोस्पाज्म हो जाएगा और पेशेंट में डाई बिकॉज ऑफ अस्थमेटिक अटैक या उसका डिस्निया बढ़ेगा। तो हमें बीटा टू रिसेप्टर को छेड़खानी करनी नहीं है। तो इसीलिए प्रोपेनालॉल का अभी डे टू डे यूज कम हो रहा है। प्रोपेनालॉल इज नॉट सपोज टू बी यूज क्योंकि वो नॉन सिलेक्टिव है। नॉन सिलेक्टिव मतलब ये बीटा वन और बीटा टू दोनों पे काम करेगा। सिलेक्टिव मतलब ये पोटेंशियली बीटा वन पे काम करता है। उसमें कौन से ड्रग है मैं कैसा याद रखना है आपको बताता हूँ। एटेनोलॉल वी नो, मेटाप्रेलॉल वी नो। एटेनोलॉल ये मोस्ट कॉमन, अटेन 25, मेटेक्सल 25 ये मोस्ट कॉमन ड्रग है। और स्मोलॉल, स्मोलॉल इज द इमरजेंसी में यूज होने वाला ड्रग है जो आईवी में लगाते हैं पेशेंट को इमरजेंसी में। और बाकी सारे बी से स्टार्ट होने वाले ड्रग, बिसोप्रोलॉल, बेटेक्सोलॉल, बिवेंटोलॉल, सारे बी से स्टार्ट होने वाले ड्रग वो सिलेक्टिव में आते हैं। अटेन, स्मो एंड मेटो प्लस बी से स्टार्ट होने वाले।
नॉन सिलेक्टिव में एक भी बी से स्टार्ट होने वाला ड्रग नहीं है। तो आपको एमसीक्यू में आया सिलेक्टिव और नॉन सिलेक्टिव में, तो आपने इसको टिक कर लेना है। ओके, लुक नाउ ब्लड वेसल्स ये क्या करेगा, सपोज व्हाट दिस प्रोपेनोलॉल डू, प्रोपेनोलॉल हमने देखा अभी इट इज नॉन सिलेक्टिव, तो ये क्या करेगा, इट रिड्यूस द बीपी, बीपी कम करेगा क्योंकि वो हार्ट पे तो एक्शन करता ही है, कार्डियक आउटपुट करे कम करेगा, रेनिन सिक्रीशन कम करेगा, सिंपैथेटिक आउटफ्लो भी कम करेगा, एड्रेनालिन नॉर एड्रेनालिन का रिलीज भी ब्रेन से कम करेगा। तो अल्टीमेटली बीपी तो कम होना ही है, बट इसमें एक साइड इफेक्ट हो रहा है प्रोपेनोलॉल में, क्योंकि ये नॉन सिलेक्टिव है, ये हमारे ब्रोंकस में एक्ट करके ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन कर रहा है। दैट्स वाई अगर आपके पास बीपी का पेशेंट आता है तो उसे नॉन सिलेक्टिव न देते हुए बीटा 1 सिलेक्टिव एंटी हाइपरटेंसिव देना है। ओके, मेटाबॉलिक एक्टिविटी क्या होती है, व्हाट मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो क्या होगा, कोई भी बीटा ब्लॉकर क्या करेगा, बीटा ब्लॉकर ब्लॉक्स लाइपोलाइसिस, इंक्रीज फ्री फैटी एसिड, फ्री फैटी एसिड बढ़ेंगे, ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ेगा, एलडीएल एचडीएल रेशियो बढ़ेगा। मतलब ऐसे पेशेंट जिसमें डिसलिपिडीमिया है, कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, उसमें थोड़ा संभाल के यूज करना। इनहिबिट ग्लाइकोजिनोलाइसिस इन द हार्ट, व्हाट इज ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ब्रेकडाउन ऑफ द मॉलिक्यूल ग्लूकोज ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज, मतलब शुगर लेवल कम करेगा। ओके, हाइपोग्लाइसीमिया होने के चांसेस ज्यादा है बीटा ब्लॉकर्स में, बट बीटा ब्लॉकर्स का ना इसको थोड़ा सा डिटेल में अगर पढ़ेंगे कि ये हाइपोग्लाइसीमिया करता है या हाइपर करता है, दिस इज कंफ्यूजिंग। क्यों, थोड़ा सा मैंने एक डिटेल में नोट्स निकाले हैं, तो आपने कभी मैं आपको एक बार दिखा दूंगा, आपने पढ़ लेना उसको। स्केलेटल मसल्स इनहिबिट ट्रिमर्स, डिक्रीज एक्सरसाइज कैपेसिटी, आईज डिक्रीज सिक्रीशन ऑफ द एक्वियस ह्यूमर, ये इंपॉर्टेंट है, डिक्रीज सिक्रीशन ऑफ द एक्वियस ह्यूमर, ये हमारे ग्लाउकोमा में काम में आएगा। ग्लाउकोमा मतलब जिसमें एक्वियस ह्यूमर बढ़ता है, हमने पूरा पढ़ा था ग्लाउकोमा, जिसमें इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर बढ़ेगा बिकॉज ऑफ द एक्वियस ह्यूमर के बढ़ने से। बीटा ब्लॉकर क्या करते हैं, ये सिक्रीशन को ही कम कर देता है एक्वियस ह्यूमर के, तो ग्लाउकोमा के जो पिक्चर है, ग्लाउकोमा के जो सिम्टम्स है वो कम होंगे। Uterus, relaxation of the uterus in response to the selective beta 2 agonist is block। देखो ये क्या करता है, बीटा ब्लॉकर हाइपोग्लाइसीमिया करता है या हाइपरग्लाइसीमिया करता है, तो इसमें थोड़ा सा रिसर्च ही है, उसको अगर डिटेल में पढ़े तो इन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस, ऐसे पेशेंट जिनको इंसुलिन डिपेंडेंट है, इंसुलिन के इंजेक्शन शुरू है, ऐसे पेशेंट में बीटा ब्लॉकर हाइपोग्लाइसीमिया करेंगे। ठीक है, और ऐसे पेशेंट जो एनआईडीडीएम है, जिनको टैबलेट शुरू है, उनमें ये हाइपरग्लाइसीमिया करेंगे। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है बीटा ब्लॉकर्स की, और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है, मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग एक्शन। मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग एक्शन, व्हाट इज मेम्ब्रेन स्टेबलाइज, ये वर्ड बहुत जगह पे आने वाला है, मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग एक्शन। व्हाट इज मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग, किसमें है ये प्रॉपर्टी, प्रोपेनोलॉल, ऑक्सप्रेनोलॉल एंड एसिब्यूटेलॉल। मेम्ब्रेन स्टेबलाइजेशन मतलब क्या होता है, is the method through which local anesthetic work, they block the propagation of action potential across the nerve। जैसे कि कोई भी सेल के मेम्ब्रेन है, वो मेम्ब्रेन को ही ब्लॉक कर देना और लाइक एनेस्थेटिक जैसा काम करना, दिस इज द मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग एक्शन। इंट्रिंसिक सिम्पैथोमाइमेटिक एक्शन, ये भी है, इसको मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करता हूँ, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, व्हाट इज इंट्रिंसिक सिम्पैथोमाइमेटिक, अगर चाहिए तो मैं समझा दूंगा आपको। इसमें आते हैं पिंडोलॉल, एस्ब्यूटेलॉल, सिम्पैथोमाइमेटिक मतलब बीटा एगोनिस्ट, चलो मैं समझा ही देता हूँ। देखो फिर हम लोग पहला पढ़ते हैं प्रोपेनोलॉल। प्रोपेनोलॉल इज द फर्स्ट बीटा ब्लॉकर शोड इफेक्टिव इन हाइपरटेंशन एंड आईएचडी, फर्स्ट बीटा ब्लॉकर है प्रोपेनोलॉल, सबसे पुराना था, हाइपरटेंशन और आईएचडी में काम करता था। प्रोपेनोलॉल हैज नाउ बीन लार्जली रिप्लेस्ड बाय कार्डियो सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर सच एज मेटाप्रोलॉल एंड अटेनोलॉल। हमने अभी पढ़ा बीटा ब्लॉकर, प्रोपेनोलॉल नॉन सिलेक्टिव है, इसीलिए आजकल हम लोग मेटाप्रोलॉल और अटेनोलॉल यूज कर रहे हैं, क्योंकि ये सिर्फ हार्ट पे काम करेगा, ब्रोंकस पे उतना काम नहीं करेगा। All beta adrenergic blocking agents are useful for lowering blood pressure in mild to moderate. In severe hypertension, beta blocker are especially useful in preventing reflex tachycardia.
that often result from the treatment of direct vasodilator. सपोज आप किसी पेशेंट को निफिडेपिन देते हो या डेपिन देते हो या एम्लोडेपिन ज्यादा फॉर्म में देते हो, तो ऐसे पेशेंट में वेसोडाइलेटेशन होके रिफ्लक्स टेकिकार्डिया होगा, हार्ट रेट बढ़ेगा। तो ऐसे पेशेंट को निफिडेपिन के साथ या एम्लोडेपिन के स्ट्रॉन्ग डोज के साथ आप एक मेटएक्सेल 25 का टैबलेट दे दो, तो ये रिफ्लेक्स टेकिकार्डिया के सिम्टम्स नहीं आएंगे। रिफ्लेक्स टेकिकार्डिया के आने से पेशेंट में डाई बिकॉज ऑफ हार्ट अटैक। ठीक है, बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर में फिर मेटाप्रोलॉल है, एटेनोलॉल है। हमने प्रोपेनोलॉल देखा। ठीक है, प्रोपेनोलॉल जो बीटा 1 बीटा 2 है। मेटाप्रोलॉल क्या है? मेटाप्रोलॉल इज कार्डियो सिलेक्टिव। ये वर्ड याद रखना है, ये पूछते हैं। मेटाप्रोलॉल, एटेनोलॉल और प्रोपेनोलॉल में क्या डिफरेंस है? तो बोलना मेटाप्रोलॉल और एटेनोलॉल कार्डियो सिलेक्टिव है, जो सिर्फ बीटा 1 पे काम करेंगे और हार्ट में रहते हैं। मोस्ट वाइडली यूज बीटा ब्लॉकर इन ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन। Metoprolol is atenolol inhibiting stimulating beta 1 adrenergic receptor. Metoprolol and atenolol is inhibiting beta 1 adrenergic receptor, जो हमने पढ़ा था। Sustained release metoprolol is effective in reducing mortality from heart failure. Sustained release आता है, जो मेट एक्सेल आता है ना, एक्सेल मतलब एक्सटेंडेड रिलीज, मेट एक्सेल 25। These are drug are more useful और ज्यादा अच्छे तरीके से काम करते हैं एक्सटेंडेड रिलीज अगर आप मेटाप्रोलॉल दो तो। एंड इज पर्टिकुलरली यूजफुल इन पेशेंट विद हाइपरटेंशन एंड हार्ट फेलियर। Atenolol is reported to be less effective than metoprolol in preventing complication of hypertension. मतलब एटेनोलॉल से भी अगर ज्यादा अच्छा मॉलिक्यूल है मेटाप्रोलॉल। आप मेटेक्सेल 25, मेटेक्सेल 50 या 100 आप यूज कर सकते हो एज पर बीपी एज कंपेयर टू अटेन एंड प्रोपेनोलॉल। देखो इसमें थोड़ा सा डिफिकल्ट है ये, बट इंपॉर्टेंट है। जो मैंने कहा ना अभी, ISA, व्हाट इज ISA? इंट्रिंसिक सिम्पैथोमाइमेटिक एक्टिविटी। बीटा ब्लॉकर का क्लासिफिकेशन, ये थोड़ा डिटेल क्लासिफिकेशन, इससे इजी वाला क्लासिफिकेशन नीचे वाले स्लाइड में। बीटा ब्लॉकर सबसे पहले नॉन सिलेक्टिव, सिलेक्टिव एंड विद अल्फा ब्लॉकिंग एक्टिविटी। नॉन सिलेक्टिव मतलब जो बीटा 1 और बीटा 2 पे काम करेंगे, सिलेक्टिव मतलब जो सिर्फ बीटा 1 पे काम करेंगे, एंड बीटा ब्लॉकर जिसमें अल्फा ब्लॉकर की भी एक्टिविटी है, मतलब अल्फा प्लस बीटा ब्लॉकर इज, जो मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, लैबेटालॉल एंड कार्बिडोलॉल। लैबेटालॉल, कार्बिडोलॉल, अल्फा एंड बीटा ब्लॉकर। सिलेक्टिव में देखो, सिलेक्टिव में मैंने बताया अटेनोलॉल, इस्मेलॉल, मेटाप्रोलॉल, बिसोप्रोलॉल, मेटैक्सोलॉल एंड बिवेंटोलॉल। इसमें फिर दो जो क्लासिफिकेशन है, ISA नेगेटिव एंड ISA पॉजिटिव। ISA का मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है इंट्रिंसिक सिम्पैथोमाइमेटिक एक्टिविटी। The presence of ISA result in less resting bradycardia and less of induction in cardiac output than is observed with beta blocker without ISA. मैं इसको एकदम easy करके आपको बताता हूँ। What is this? ISA नेगेटिव और ISA पॉजिटिव मतलब क्या? देखो ISA नेगेटिव मतलब ये सारे ड्रग मेटाप्रोलॉल, अटेनोलॉल, ये क्या करेंगे? ब्रैडिकार्डिया करेंगे, है ना, ब्रैडिकार्डिया करेंगे, पेशेंट का मतलब हार्ट रेट कम करेंगे। तो कोई कोई पेशेंट को बहुत ज्यादा ब्रैडिकार्डिया होने के चांसेस रहते हैं। तो इंट्रिंसिक सिम्पैथोमाइमेटिक, सिम्पैथोमाइमेटिक मतलब सिंपैथेटिक एक्टिविटी बढ़ाना, मतलब हार्ट रेट बढ़ाना। ऐसे कोई बीटा ब्लॉकर है जो ISA पॉजिटिव है, वो बीटा ब्लॉकर हार्ट रेट को थोड़ा सा बढ़ाते हैं। मतलब सपोज कोई पेशेंट है जिसको अटेनोलॉल देने से ब्रैडिकार्डिया हो रहा है, मतलब हार्ट रेट 50 में जा रहा है, तो ऐसे पेशेंट को आप एसब्यूटेलॉल दे। एसब्यूटेलॉल देने से हार्ट रेट 50 नहीं जाएगा, हार्ट रेट 60 to 65 में रहेगा और पेशेंट का बीपी भी कंट्रोल में रहेगा। दिस इज ISA नेगेटिव एंड दिस इज ISA पॉजिटिव। किसी को अभी भी नहीं समझा होगा तो यू कैन जस्ट व्हाट्सएप में। ये सिंपल क्लासिफिकेशन है, उसी को इजी करके लिखा हुआ है, आप पढ़ के समझ लेना। सिग्निफिकेंस ऑफ इंट्रिंसिक सिम्पैथोमाइमेटिक एक्शन, जो अभी मैंने बताया ISA पॉजिटिव ब्लॉकर्स देने से क्या होगा? ISA पॉजिटिव वाले लेस ब्रैडिकार्डिया एंड डिप्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्टिविटी, उसमें ज्यादा ब्रैडिकार्डिया नहीं होगा और बहुत ज्यादा कम कॉन्ट्रैक्शन भी नहीं होगा। लेस लाइकली विड्रॉ सिम्टम्स, इसके विड्रॉ सिम्टम्स भी कम है। लिपिड प्रोफाइल लेस वर्सन, मतलब जो हमने देखा था ट्राइग्लिसराइड्स वगैरह खराब होते हैं, वो इससे नहीं होंगे। लेस इफेक्ट, नॉट इफेक्टिव इन माइग्रेन, बट ये माइग्रेन में काम नहीं करेंगे। एंड नॉट सुटेबल फॉर सेकेंडरी प्रोफिलैक्सिस ऑफ MI, और MI के पेशेंट में नहीं देंगे।
कार्डियो सिलेक्टिविटी, कार्डियो सिलेक्टिव जैसे हमने पढ़ा मेटाप्रोलॉल, एसब्यूटालॉल, अटेनोलॉल और बिसोप्रोलॉल, मोर पोटेंट बीटा 1 ब्लॉकर देन बीटा 2। देखो ऐसा नहीं रहता कि वो बीटा 1 पे बिल्कुल काम नहीं करेंगे। कार्डियो सिलेक्टिव मतलब ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल बीटा 2 पे काम नहीं करेंगे, मतलब वो 95% बीटा 1 पे काम करेंगे तो 5% सिर्फ बीटा 2 पे काम करेंगे, मतलब बहुत निग्लिजिबल अमाउंट में। ओके, तो अगर आपको पता है कि आपके पास अस्थमैटिक पेशेंट है ही, पोटेंशियली है ही, तो उसको बीटा ब्लॉकर अवॉइड ही करो, ठीक है। कार्डियो सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर एडवांटेजेस, कार्डियो सिलेक्टिव देने से मतलब अटेनोलॉल, मेटाप्रोलॉल देने से क्या फायदा है? लोअर चांस ऑफ ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन कम होगा, लेस इंटरफियर विद कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म एंड लिपिड प्रोफाइल, डिक्रीज इंसिडेंस ऑफ द कोल्ड एक्सट्रीमिटीज, less impairment of the exercise tolerance, disadvantage, ineffective in essential tremors। फिर ये अदर बीटा ब्लॉकर, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे इसमें, इतना कोई पूछते भी नहीं है इनके इसमें, बट ये इंट्रिंसिक कौन सा है तो आप क्लासिफिकेशन से समझ लेना। फिर अदर में एक जो इम्पोर्टेंट है स्मोलॉल, स्मोलॉल इसलिए यूज करना है, इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि स्मोलॉल इज ओनली बीटा ब्लॉकर विच इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ आईवी, जो आईवी की रूट में आईवी फॉर्म में अवेलेबल बीटा ब्लॉकर इज स्मोलॉल। स्मोलॉल जो है पोस्ट ऑपरेटिव हाइपरटेंशन, मतलब किसी पेशेंट का बीपी बढ़ा सडन ऑपरेशन के ड्यूरिंग में, या प्री हाइपरटेंसिव, अगर हाइपरटेंसिव इमरजेंसी आई है ना, पेशेंट अगर एडमिट है और उसको सीवियर हाइपरटेंशन हुआ है तो आईवी स्मोलॉल यूज कर सकते हो, बट इसके कंसर्न अबाउट टॉक्सिसिटी सच एज एग्रीवेशन ऑफ सीवियर हार्ट फेलियर हो सकता है। फिर इसमें प्रोपेनोलॉल इज द मोस्ट लिपिड सोल्यूबल बीटा ब्लॉकर, मोस्ट लिपिड सोल्यूबल है मतलब ज्यादा अच्छे से एब्जॉर्ब होगा, बट इसके साइड इफेक्ट ज्यादा इसलिए नहीं यूज करते। लिपिड सोल्यूबल, लिपिड इनसोल्यूबल मतलब अटेनोलॉल एंड बिसोप्रोल दे आर इनसोल्यूबल, तो लेस सेंट्रल इफेक्ट, बस इतना याद रखना। कंबाइंड अल्फा एंड बीटा हमने पढ़ा था, लैबेटालॉल एंड कार्बिडोलॉल, ये कंबाइंड अल्फा और बीटा काम करते हैं, अल्फा रिसेप्टर को भी ब्लॉक करेंगे और बीटा रिसेप्टर को भी ब्लॉक करेंगे। पेशेंट का बीपी बहुत ज्यादा कम, जिनको बहुत ही ज्यादा हाइपरटेंशन है, ऐसे पेशेंट में लैबेटालॉल एंड कार्बिडोलॉल यूज करेंगे। ये एमसीक्यू के लिए सिर्फ पूछेंगे, बाकी कुछ नहीं। थेरापेटिक यूज जो मैंने कहा था अभी ग्लाउकोमा के लिए, chronic treatment of glaucoma mainly propranolol and timolol are used. They decrease the formation of aqueous humor by ciliary body, reducing the intraocular pressure. They don't affect accommodation of near vision nor affect the pupil size। जैसे कि हमने कुछ मॉलिक्यूल्स पढ़े थे जो प्यूपिल के साइज को कम ज्यादा करते थे, बट बीटा ब्लॉकर ऐसा कुछ नहीं करता, वो सीधा सीधा एक्वियस ह्यूमर के प्रोडक्शन को ही कम कर देता है। Migraine, chronic migraine, propranolol is used in a treatment of migraine where it reduces the severity of the attack। मतलब मेटेक्सेल या फिर प्रोपेनोलॉल आप कम पोटेंसी में 20 mg वगैरह दे दो पेशेंट को तो माइग्रेन कम होने के चांसेस है, बट इट इज नॉट सो दैट मच ऑलवेज इफेक्टिव। और हाइपरथायरॉयडिज्म में भी हम लोग बीटा ब्लॉकर्स यूज कर सकते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ एफर्ट एंजाइना, पेशेंट अगर एफर्ट एंजाइना का पेशेंट है उसमें बीटा ब्लॉकर यूज कर सकते हैं। हाइपरथायरॉयडिज्म में हम लोग यूज कर सकते हैं एज एडजुवेंट थेरेपी, क्योंकि हाइपर में क्या हो जाता है, हार्ट रेट बढ़ता है, पेशेंट को पैल्पिटेशन होते हैं, फ्लशिंग होते हैं, तो बीटा ब्लॉकर देने से ये सारे सिम्टम्स कम हो जाएंगे। कार्डियक सुप्रावेंट्रिकुलर अरिदमिया के पेशेंट को हम लोग बीटा ब्लॉकर्स दे सकते हैं। Smolol is a cardioselective beta blocker that is used only by IV route for emergency treatment of supraventricular arrhythmia। पेशेंट को एसवीटी है, सुप्रावेंट्रिकुलर अरिथमिया है, तो स्मोलॉल यूज कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हैं, वो भी यूज होते हैं। साइड इफेक्ट ऑफ बीटा ब्लॉकर हमने अभी देखा था, हाइपोग्लाइसीमिया, सीवियर कार्डियक स्लोइंग एंड लोवर्ड कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, सडन कार्डियक अरेस्ट भी पेशेंट को हो सकता है या हार्ट फेलियर भी हो सकता है। साइड इफेक्ट में और है डिसअरिथमिया एंड एंजाइनल अटैक में हो सकता है, में डेवलप आफ्टर विड्रॉल ऑफ बीटा ब्लॉकर फ्रॉम लॉन्ग। किसी भी पेशेंट, कोई भी पेशेंट आपके ओपीडी में आता है तो सडन उसका कभी भी अटेन की गोली, मेटाप्रोलॉल की गोली सडन बंद नहीं करनी है बाय सेइंग कि मैं आपको दूसरा ड्रग देता हूँ। नेवर डू दिस, क्योंकि अगर उसके कोई साइड इफेक्ट हो रहे तो डोज को टैपर करो, दूसरा एंटी हाइपरटेंसिव दो,
और टैपरिंग करके छोड़ो, या फिर बीटा ब्लॉकर जनरली एकदम सडनली बंद नहीं करना है, क्योंकि पेशेंट में लैंड इन एंजाइनल अटैक एंड मे डाई। और क्या हो सकता है बीटा ब्लॉकर के साइड इफेक्ट में? ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हो सकता है जो हमने देखा, पेरिफेरल वैस्कुलर डिसीज वैसो कंस्ट्रिक्शन हो सकते हैं, हाँ, और सबसे इंपॉर्टेंट सेक्सुअल डिस्फंक्शन। यंग एडल्ट, अगर कोई आपके पास पेशेंट आता है एंड ही इज यंग एडल्ट 25-35 के एज में है, तो ऐसे पेशेंट को बीटा ब्लॉकर जनरली अवॉइड करने चाहिए बिकॉज दे इंटरफेयर इन सेक्सुअल फंक्शन। दीज आर शॉर्टली इसमें मेंशन है यूजेस क्या क्या है। कार्डियक यूजेस, हाइपरटेंशन, एंजाइना, मायोकार्डियल अरिथमियाज, सीसीएफ, aortic aneurysm, non-cardiac pheochromocytoma, thyrotoxicosis, migraine, anxiety, glaucoma, portal hypertension, इन सब में बीटा ब्लॉकर यूज होते हैं। अगर आपको एग्जाम में आया यूज ऑफ बीटा ब्लॉकर्स, ये चार्ट लिख देना, सबके पीछे 3-3 लाइन लिख देना, इट इज मोर देन इनफ। एडवर्स इफेक्ट एंड कॉन्ट्राइंडिकेशन जो हमने पढ़ा, ब्रैडिकार्डिया, सीओपीडी, ब्रोंकियल अस्थमा, ये सारे, इंक्रीज टीजी, ये सारे इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन या एडवर्स इफेक्ट में आएंगे। इसमें डोजेस लिया लिखे हुए हैं प्रोपेनोलॉल के, मेटाप्रोलॉल के, तो यू कैन गो थ्रू इट। साइलेंट फीचर मोस्ट, एक एटेनोलॉल और मेटाप्रोलॉल दोनों के साइलेंट फीचर्स पढ़ लेते हैं, ज़्यादा नहीं है क्योंकि ये पूछते हैं एटेन के साइलेंट फीचर्स। कार्डियो सिलेक्टिव है, ये लिखना है। लो लिपिड सोल्युबिलिटी, नो सिग्निफिकेंट फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन 6 to 9 आवर्स, नो डिलेटेरियस इफेक्ट ऑन लिपिड प्रोफाइल, ज़्यादा खराब नहीं करेगा। इफेक्टिव इन नैरो डोज रेंज, मतलब अटेन 25, अटेन 50। मोस्ट कॉमनली यूज बीटा ब्लॉकर फॉर एंजाइना एंड हाइपरटेंशन। मेटाप्रोलॉल, मेटाप्रोलॉल इज द कॉम्पिटेटिव बीटा 1 selective cardioselective adrenergic antagonist which is most similar to atenolol but more lipid soluble। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है मेटाप्रोलॉल में। मोर लिपिड सोल्यूबल मतलब ये ज्यादा अच्छे से एब्जॉर्ब होगा और ज्यादा अच्छे से हमारे ब्लड में डिसॉल्व होगा, और ये ज्यादा एलिमिनेट नहीं होगा यूरिन से, ये ज्यादा से ज्यादा ब्लड में एब्जॉर्ब होगा। इट हैज गुड लिपिड सोल्यूबिलिटी, हैज मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग एक्टिविटी, लैक ऑफ इंट्रिंसिक सिंपैथेटोमाइमेटिक एक्टिविटी। मेटाप्रोलॉल कंट्रोल रिलीज, मतलब मेटेक्सेल वाली टैबलेट, ये जो मेटेक्सेल वाली टैबलेट है मेटेक्सेल, दिस इज कॉल्ड द कंट्रोल रिलीज या एक्सटेंडेड रिलीज। रिलीज द ड्रग एट रिलेटिवली कांस्टेंट रेट 24 आवर्स पीरियड, मतलब आज दे दी तो वंस अ डे दिया तो भी चलेगा। मेटेक्सेल 50 वंस अ डे टैबलेट इज मोर देन ओके। प्रोड्यूसिंग सस्टेन एंड कंसिस्टेंट मेटाप्रोलॉल प्लाज्मा concentration and beta 1 blocker। okay, so this is all our beta blockers। देखते कैल्शियम चैनल ब्लॉकर को टाइम मिलता है क्या। फिर बीटा ब्लॉकर एंड कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स में हमारे आते हैं, 10 मिनट्स बाकी है, थोड़ा सा देख लेते हैं। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, दीज आर ऑल द कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। बहुत इंपॉर्टेंट है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, हर 1-2 साल में एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन रहते ही है। नेफेडेपिन, वेराप्रामिल, निकार्डेपिन, एम्लोडेपिन, डिल्टियाजिम। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स में बहुत सारे क्लासिफिकेशन है और इम्पॉर्टेंट है पढ़ना हर एक क्लासिफिकेशन, क्योंकि हम लोग यूज करते हैं रैंडमली। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स स्लोज द हार्ट रेट, सेम वैसे ही जस्ट लाइक अ बीटा ब्लॉकर। स्लो हार्ट रेट, लोअर ब्लड प्रेशर, जैसे कि बीटा ब्लॉकर एड्रेनालिन और नॉन एड्रेनालिन को अंदर नहीं आने दे रहे थे, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स क्या कर रहे हैं, कैल्शियम के इन्फ्लक्स को रोक रहे, कैल्शियम को जो सेल्स के अंदर आने से रोक रहे। दिस इज कॉल्ड द कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। तो क्या हो रहा है इसके कारण, अफेक्ट द हार्ट एंड ब्लड वेसल्स, ये भी डायलेट द आर्टरी, लोअर द ब्लड प्रेशर। मोस्टली कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जो है ये ब्लड वेसल पे अच्छे से काम करते हैं एंड ब्लड वेसल्स को डायलेट करेंगे एंड जो टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस है उसको कम करेंगे। Calcium channel blocker are a drug that block the movement of calcium into heart and blood vessels, which can decrease the pumping strength of the heart and relax the blood vessel. This cause the muscle to relax, lowering blood pressure, slowing the heart rate and decreasing the oxygen demand of the heart. Same वैसे ही जैसे कि बीटा ब्लॉकर में हो रहा था। They are used to treat high blood pressure and chest pain, angina caused by reduced blood supply to the heart, as well as some abnormal heart rhythm। इसका मैं क्लासिफिकेशन समझा देता हूँ, बाकी का हम लोग कल पढ़ेंगे।
जस्ट वी गो थ्रू द कैल्शियम चैनल ब्लॉकर क्लासिफिकेशन, क्योंकि ये मोस्ट कॉमन फेवरेट क्वेश्चन है वाइवा में, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स के क्लासिफिकेशन। देखो हमें सबको पता है एम्लोडिपिन है, निफेडिपिन है, वेराप्रामिल है, डिल्टियाजिम है, बट उसमें मेन क्लासिफिकेशन है डाइहाइड्रोपाइरिडीन्स, डीएचपी, इसको बोलते हैं डीएचपी एंड नॉन डीएचपी। डाइहाइड्रोपाइरिडीन में आते हैं एंटी हाइपरटेंसिव वाले नेफेडिपिन, एम्लोडिपिन, निकार्डिपिन। मतलब ये मोस्टली ब्लड वेसल्स पे काम करेंगे और ब्लड वेसल्स को डायलेट करेंगे, जो वेसल्स पे ज्यादा काम करते हैं। एंड जो नॉन हाइड्रोपाइरिडीन्स हैं, वेराप्रामिल, डिल्टियाजिम, ये हार्ट पे ज्यादा काम करेंगे। मतलब किसी पेशेंट को एसवीटी है, सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, अरीदमिया है, किसी पेशेंट का हार्ट रेट 100 200 है 250 है, तो ऐसे पेशेंट में मोस्टली नॉन डीएचपी, नॉन डाइहाइड्रोपाइरिडीन, वेराप्रामिल या डिल्टियाजिम देते हैं। और डाइहाइड्रोपाइरिडीन्स कौन से आते हैं? निफेडिपिन, एम्लोडिपिन। ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्लासिफिकेशन, छोटा सा ही है। इसमें अगर थोड़ा सा डीप में जाए ये क्लासिफिकेशन में, तो सेम वैसे ही है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। ये जो नीचे वाला है दैट इज डाइहाइड्रोपाइरोडीन, मतलब जो हमने देखा अभी निफेडिपिन, निकार्डिपिन, एम्लोडिपिन, ये डाइहाइड्रोपाइरोडीन। ये ऊपर का नॉन डाइहाइड्रोपाइरोडीन। तो नॉन डाइहाइड्रोपाइरोडीन में जो वेराप्रामिल और डिल्टियाजिम है उसको थोड़ा सा और अलग अलग कर दिया। जो वेराप्रामिल है वो डाइफिनिल अल्केलामाइंस में आते हैं। अगर इतना पूछेंगे नहीं कोई, बट पता रहना चाहिए किसी ने पूछा तो। जो वेराप्रामिल है डाइफिनिल अल्केलामाइन, एंड डिल्टियाजिम है वो बेंजोथाइजापाइंस में आते हैं। बेंजो डाइजापाइन अलग है, बेंजोडाइजापाइन उसमें डाइजेपैम वगैरह आते हैं। ये बेंजोथाइजापाइंस जो डिल्टियाजिम में आते हैं। तो ये जेड याद रखना, जेपिन्स, बेंजोथाइजेपाइंस, तो जेड याद रखना डिल्टियाजिम का। बाकी डाइहाइड्रोपाइरोडीन वी नो, ठीक है। ये और ये क्लासिफिकेशन सेम है। जो डाइहाइड्रोपाइरोडीन है उसमें नेफेडिपिन, एम्लोडिपिन। जो नॉन डाइहाइड्रोपाइरोडीन है ना, इसमें दो क्लासिफिकेशन, नॉन डाइहाइड्रोपाइरोडीन के दो क्लासिफिकेशन, एक डाइफिनिल अल्केलामाइंस एंड बेंजोथाइजापाइंस। तो डाइफिनिल में वेराप्रामिल, बेंजोथाइजापाइंस में डिल्टियाजिम्स, ठीक है। डाइहाइड्रोपाइरोडीन में सारे डिपिन वाले, जिसके पीछे डिपिन्स लगते हैं, एम्लोडिपिन, फेलोडिपिन, निकार्डिपिन, नेफेडिपिन, निमोडिपिन, these are all the dipins are come in dihydropyridine। देखो इसके पीछे DINE है ना, डाइहाइड्रोपाइरिडीन के पीछे DINE है। और ये डिपिन का अगर P निकाल दिए तो DINE इसमें भी है, इसका D है और आखिरी का NE, DINE। तो ये डाइहाइड्रोपाइरिडीन। और नॉन का लगा, नॉन डाइहाइड्रोपाइरिडीन मतलब डिल्टियाजिम एंड वेराप्रामिल। फिर इसमें ना एक क्वेश्चन एक आया था MCQ, व्हाट इज एल टाइप, व्हाट इज एल टाइप एंड व्हाट इज टी टाइप। तो एल टाइप कैल्शियम चैनल ब्लॉकर ये MCQ में पूछा था, एक साल मैंने देखा था MCQ उसमें। एल टाइप मतलब क्या होते हैं? एल का मतलब एल टाइप कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, मतलब दे आर एल स्टैंड फॉर लॉन्ग लास्टिंग, दे आर लॉन्ग लास्टिंग। एक टी आता है, एक दो टाइप आते हैं, एल टाइप आता है, एक टी टाइप आता है। एल टाइप मतलब लॉन्ग लास्टिंग, टी टाइप मतलब शॉर्ट एक्टिंग या ट्रांजिएंट एक्टिंग। बस इतना ही याद रखना। एल मतलब लॉन्ग एक्टिंग, लॉन्ग लास्टिंग एक्टिंग। तो एल टाइप कौन से होते हैं वो हम लोग कभी बाद में देखेंगे। क्या बताना था, ठीक है। वेस्कुलर इफेक्ट सबको पता है, ये क्या करते हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स? ऑल ऑफ देम डायलेट ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स को डायलेट करेंगे। वैसोडायलेटर इफेक्ट इज मोस्ट प्रोनाउंस विद द डाइहाइड्रोपाइरोडीन्स, मतलब जो अभी मैंने बताया। वैसोडायलेटर इफेक्ट मतलब वेसल्स को डायलेट कौन करेंगे ज्यादा? जो एम्लोडिपिन है, नेफेडिपिन। जो डाइहाइड्रोपाइरोडीन्स में आते हैं वो वेसल्स को अच्छे से डायलेट करेंगे एज कंपेयर टू नॉन डाइहाइड्रोपाइरोडीन्स। Within the dihydropyridines, there are a marked difference of the vasodilator effect. Vasodilator effect occur on arteries and resistant vessels. Have negligible effects on veins. ये veins पे उतने अच्छे तरीके से काम नहीं करते जितना अच्छी तरीके से arteries में करते हैं। Strongly reduce coronary and skeletal resistance. इसीलिए strongly reduce coronary मतलब ये हार्ट की जो आर्टरी है, कोरोनरी आर्टरी, उसको डायलेट करेंगे, ब्लड फ्लो बढ़ाएंगे। इसीलिए एंजाइना में कैल्शियम चैनल ब्लॉकर इज द फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट। फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट में बीटा ब्लॉकर एंड कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, क्योंकि ये कोरोनरी आर्टरी का ब्लड सप्लाई बढ़ाते हैं और पेशेंट के हार्ट को जो ब्लॉकेजेस है उसमें से फ्लो अच्छा कराते हैं। दैट्स व्हाई कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स आर
यूजफुल एज अ एंटी एंजाइनल ड्रग। अदर इफेक्ट देखो, इसमें अदर इफेक्ट में ये ऐसा बोला जाता है ये आर्टेरियल स्मूथ मसल प्रोलिफरेशन को कम करता है, मतलब आर्टेरियोस्क्लेरोसिस को कम करता है। जो आर्टरी की थिकनेस है उसको कम करेगा, मतलब पेशेंट को रिलैक्सेशन ज्यादा रहेगा। जो ओल्ड एज लोग हैं, बूढ़े लोग हैं, उनमें आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, अथेरोस्क्लेरोसिस एंड आर्टेरियोस्क्लेरोसिस दोनों अलग अलग टर्म है। वो आई नो, आई थिंक कि वो आप सबको पता है व्हाट इज आर्टेरियो एंड व्हाट इज अथेरो, है ना। ये आर्टेरियोस्क्लेरोसिस को कम करता है, आर्टरीज की थिकनेस को कम करता है। इनहिबिट प्लेटलेट एक्टिवेशन, प्लेटलेट, ये प्लेटलेट को एक्टिवेट नहीं होने देता, मतलब ब्लड के क्लॉट बनने भी नहीं देगा। ये किडनी रीनल फंक्शन को भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होने देता, रीनल ब्लड फ्लो को भी मेंटेन रखता है। दैट्स व्हाई कैल्शियम चैनल ब्लॉकर इज द मोस्ट फेवरेट एंड अभी तक सबसे ज्यादा यूज होने वाला ड्रग है, दैट इज कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। इसमें फिर अलग अलग टाइप है, एम्लोडेपिन है, निफिडेपिन है। तो विल सी इट ऑन नेक्स्ट लेक्चर, सारा क्लासिफिकेशन। अभी 1 मिनट बाकी है सिर्फ, तो नहीं होगा। ओके, अभी के लेक्चर में किसी को कुछ क्वेरीज?